सीबीएसई हिंदी कोर्स से कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का पाठ संख्या 3 है साना साना हाथ जोड़ी। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतौक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर, गंतौक की यात्रा के दौरान लेखिका को रात का दृश्य सम्मोहित कर रहा था। वह उस दृश्य के सौंदर्य में पूर्णतः खो गई थी। वह झिलमिलाती रात उसे रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। लेखिका के लिए आसपास के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं था। उसका मन उस अविस्मरणीय दृश्य में समा गया था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे और यह सब बहुत ही अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है सुंदर, बहुत ही अलौकिक लग रहा था। अब प्रश्न संख्या 2, गंतौक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? उत्तर, गंतौक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ स्त्रियाँ भी परिश्रमी होती हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए वो पत्थर तोड़ती हैं। पहाड़ी बच्चे पढ़ने के साथ साथ मवेशी चराने, पानी भरने, जंगल से लकड़ियाँ लाने का काम करते हैं। स्त्रियाँ चाय के बागानों में भी काम करती हैं। यहाँ प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखेर कर इस शहर को और भी अधिक सुंदर बना दिया है। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर, युमथांग की यात्रा के समय लेखिका को बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि इन बौद्ध पताकाओं को मंत्र लिखकर फहराते हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। किसी नए कार्य के शुभ आरंभ के लिए रंग बिरंगी पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए इस प्रश्न का उत्तर। जितेन नार्गे लेखिका का सिक्किम यात्रा में गाइड था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उसने बताया, सिक्किम बहुत ही सुंदर प्रदेश है। इसकी राजधानी गंतौक है। गंतौक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। युमथांग का अर्थ है घाटियाँ। युमथांग जाने के रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलती हैं। यहाँ पाइप और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जगह जगह दलाई लामा की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ के लोग परिश्रमी हैं। औरतें तो और अधिक परिश्रमी होती हैं। वे पत्थर तोड़ती हैं। बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं और शाम को अपनी माँ के साथ मवेशी चराने जाते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियाँ भी लाते हैं। प्रश्न संख्या 5, लोग स्टॉक्स में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर, लोग स्टॉक में घूमते चक्र के विषय में लोगों की मान्यता है कि वह धर्म चक्र है और उसे घुमाने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेखिका को उस चक्र को देखकर ख्याल आया कि भारत में सभी लोगों की धर्म, व्रत, तीर्थाटन आदि के विषय में मान्यताएं लगभग समान हैं। यहाँ चक्र में आस्था है तो देश के अन्य भागों में तीर्थाटन और व्रत आदि में। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? उत्तर, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था। एक कुशल गाइड को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, विभिन्न स्थानों
उनके ऐतिहासिक महत्व की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वह पर्यटकों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी रुचि को बढ़ाना भी जानता है। प्रदेश के जनजीवन और संस्कृति, खान पान इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे कुशल ड्राइवर भी होना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर वह ड्राइव कर सके। जितेंद्र नार्गे में ये सभी गुण विद्यमान हैं। प्रश्न संख्या 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के किन किन रूपों का चित्र खींचा है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखिका ने सिक्किम यात्रा के दौरान हिमालय के अनेक रूपों का वर्णन किया है। कहीं हिमालय की गहनतम घाटियाँ हैं, कहीं फूलों से लदी वादियाँ। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, हिमालय का विस्तृत रूप सामने आता जाता है। कहीं हरा भरा मैदान दिखाई देता है, कहीं बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, ऊपर से गिरते झरने, नीचे तेज गति से बहती तीस्ता नदी, ऊपर आकाश में मंडराते बादल, रात में स्वच्छ आकाश में झिलमिलाते तारे मानो अद्भुत सौंदर्य की छटा बिखेरते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मानो एक रहस्यमय संसार में खो गई थी। हिमालय कहीं हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला था। ऐसा लगता था किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब और बादलों की एक मोटी चादर नजर आती थी। लेखिका चित्रलिखित सी माया और छाया के इस अनूठे खेल को देखती जा रही थी। प्रश्न संख्या 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को पत्थर तोड़ती पहाड़ी महिलाओं को देखकर आश्चर्य हुआ। वे शरीर से बहुत कोमल थी, परंतु उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे। उस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख और जिंदा रहने की जंग हो रही थी। उनके हाथों में पड़ी गांठें और फूले हुए पांव बता रहे थे कि साधारण लोगों का जीवन हर जगह कठिन है। प्रश्न संख्या 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? उल्लेख करें। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में गाइडों, ट्रैवल एजेंसियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। सरकार तथा पर्यटन विभाग भी इसमें सैलानियों की सहायता करते हैं। होटल के कर्मचारी आदि भी पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देकर सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, लेखिका ने सिक्किम यात्रा में पहाड़ी महिलाओं को कठिन परिश्रम करते देखा तो वे चौंक उठी। ये श्रम करने वाले स्वयं सुख सुविधाओं से वंचित रहकर हमारे लिए सुखों का साधन जुटाते हैं। सड़कें एवं पुल बनाकर, खेतों में काम कर, भूखे रहकर थोड़े से पैसे के बदले दिन रात परिश्रम करते हैं। इस देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान तो मजदूर वर्ग का है। प्रश्न संख्या 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ प्रदूषण फैलाकर खिलवाड़ कर रही है। जंगलों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है। तरह तरह के रासायनिक प्रयोग कर हवा को दूषित किया जा रहा है। नदियों के पानी को फैक्ट्री के गंदे पानी से दूषित किया जा रहा है। पर्वतीय स्थलों पर घूमने जाते हैं लोग, परंतु वहाँ गंदगी फैलाकर आ जाते हैं। इस प्रकार प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। नदियों में गंदे पानी को जाने से रोकना चाहिए। वाहनों के धुएं या खेती को जलाने के लिए भी प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? लिखें। उत्तर, सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई है। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम हैं। नंबर 1, नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, वो सीधे पीने योग्य नहीं रहा।
और ना ही नहाने योग्य है। इसका दूसरा पॉइंट है, वायु के प्रदूषण से अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं, जैसे त्वचा के रोग, कैंसर आदि। इसका तीसरा पॉइंट है, फल सब्जियों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है और उनमें भी कीटनाशक दवाओं के प्रभाव के कारण वे हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं। प्रश्न संख्या 14, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। उत्तर, कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसी कारण यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। वहाँ पर किसी दुकान का ना होना वास्तव में उसके लिए वरदान है। वह स्थान प्रदूषण से मुक्त है, हर और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। यदि उस स्थान को पर्यटन स्थल बना दिया गया तो प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, होटलों तथा वाहनों के धुएं से वहाँ की स्वच्छ वायु दूषित हो जाएगी। प्रश्न संख्या 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर, प्रकृति की जल संचय की व्यवस्था वैज्ञानिक है। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जल संचय हो जाता है, जो गर्मी की ऋतु में पिघलकर झरनों और नदियों के रूप में मैदानों की ओर आ जाती हैं और फिर हमारी प्यास बुझाने के लिए यही जल हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर, देश की सीमा पर बैठे फौजी भयंकर सर्दी में सीमा पर डटे रहते हैं, चाहे हिमालय की बर्फ़ से ढकी ऊंची चोटियां हों या रेगिस्तान की तपती रेत हो। सीमा पर हर समय ये जवान अपनी जान हथेली पर रखकर पहरा देते रहते हैं। इन्हीं की वीरता और जांबाजी के कारण हम चैन से सो पाते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि उनके कार्यों की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाएं, उनके परिवार की देखभाल एवं बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। तो ये थे इस पाठ के रिटन नोट्स जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हैं। इसी प्रकार के नोट्स आगे पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।